नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 नवंबर और 14 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका आज लास्ट डे ही है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगामी जो है परीक्षा एसएससी सीएचएसएल मेंस का होने वाला है, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर का होने वाला है। तो उन सभी एग्जामों में आपको यहाँ से है कुछ हद तक मदद तो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न जो पूछा गया कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो लंबाई पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 9.02 किलोमीटर इसका होगा। अटल सुरंग भारत के पूर्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया राजमार्ग सुरंग है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीरपंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है, बनाया गया है। इसके अलावा लंबाई 9.2 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करेंगे तो 3060 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर आपका ईयरली पास ब्रो के बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप के इंतजार में थे कि प्राइस ड्रॉप होगा तो हम ईयरली पास को परचेस करेंगे, तो उनके लिए है जो कि आपका प्राइस को ड्रॉप कर दिया गया है। आज और कल 2 दिन तक ये प्राइस आपका रहेगा, 14 और 15 नवंबर को। ठीक है, सपनों की उड़ान नामक सेल के नाम से है। अगर आप एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी, एससीजीएल टियर 2 की एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप भी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी यहाँ पर आपको 306 टोटल पीवाईपी, 3014 टोटल टेस्ट सिर्फ इन एग्जामों का। इसके अलावा भी अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या डिफेंस स्टेट लेवल को एग्जाम की तैयारी करते हो, उन एग्जामों का अलग से नहीं, आपको इसी प्राइस में आपको दिया जाएगा, जो कि 439 रुपये में दिया जा रहा है। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा, 12% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद जो है आपका प्राइस को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, अब कब किया जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है, वो पूछा गया कि मार्च और अप्रैल के महीने को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो मार्च अप्रैल के महीनों की बात करते हैं तो हिंदी में इसे हम लोग चैत्र महीना कहते हैं। ठीक है, चैत्र महीना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, चैत्र महीना होगा। इसके अलावा कुछ हिंदू महीनों के नाम की बात करते हैं, जैसे चैत्र मार्च अप्रैल को कहते हैं, बैसाख जो है अप्रैल मई को कहते हैं, ज्येष्ठ की बात करते हैं तो मई और जून को कहते हैं, आषाढ़ की बात करते हैं तो जून और जुलाई को कहते हैं, श्रावण की बात करते हैं तो जुलाई अगस्त को कहते हैं, भाद्रपद की बात करते हैं तो अगस्त सितंबर को, अश्विनी जो है सितंबर अक्टूबर को, कार्तिक की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर को, मार्गशीर्ष की बात करते हैं तो नवंबर दिसंबर को, पौष की बात करते हैं तो दिसंबर और जनवरी को, माघ दिसंबर और जनवरी को, इसके अलावा माघ की बात करते हैं तो जनवरी फरवरी को, फागुन की बात करते हैं तो फरवरी और मार्च को। ठीक है, जिस प्रकार से आपका इंग्लिश में 12 महीना होता है, उस प्रकार हिंदी माह में भी आपका 12 महीना होता है। लास्ट आपका फागुन और शुरुआत आपका चैत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि छठ पर्व हिंदी कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो छठ पर्व की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका कार्तिक महीना होगा। छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। साल में 2 बार छठ पूजा मनाया जाता है, एक आपका कार्तिक महीना में, एक आपका चैत्र महीना में। ठीक है, चैत्र महीना में जो छठ मनाया जाता है उसको हम लोग यमुना छठ या चैती छठ कहते हैं। कार्तिक महीने में जो मनाया जाता है उसे हम लोग कार्तिक छठ कहते हैं। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ठीक है, 4 दिनों का यह उपवास 4 दिनों का यह त्यौहार होता है। 36 घंटों का उपवास करना होता है। 2 टाइम आपका सूरज भगवान का अर्घ होता है, शाम को और सुबह को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर आपका अवध के नवाब आसफ उद दौला, इसका राइट आंसर होगा। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आसफी इमाम बाड़ा के नाम से जाना जाता है, भारत के लखनऊ में एक इमाम बाड़ा परिसर है, जिसे 1784 में अवध के नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। इसके अलावा इमाम बाड़ा आज़ादारी के उद्देश्य से शिया मुसलमानों के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासनकाल में फले फूले। तो इसका राइट आंसर आपका जहांगीर होगा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक का था, और उस दौरान जो मुगल पेंटिंग है अपने चरम पर पहुंच गया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन औरंगजेब 1659 से 1707 तक इसका शासनकाल होता है, उस दौरान मुगल पेंटिंग्स में आपका गिरावट भी आया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखना है। इसके अलावा जहांगीर की प्रसिद्ध पेंटिंग में मंसूर और मनोहर भी शामिल था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि कैडी पद का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है। तो कैडी पद की बात करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग गोल्फ में करते हैं। ठीक है, गोल्फ में कैडी वो व्यक्ति होता है जो खिलाड़ी के बैग और ग्लव्स
लेकर चलता है और व्यवहारिक सलाह और नैतिक समर्थन देता है। एक अच्छे कैडी को गोल्फ खेलने की सर्वश्रेष्ठ रणनीति के साथ गोल्फ कोर्स की चुनौतियों और बाधाओं के बारे में भी पता होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो इसका राइट आंसर बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम होगा। रिकी केज की बात करते हैं तो 1981 में बेंगलुरु में 5 अगस्त के दिन इनका जन्म होता है और उन्होंने कम उम्र से ही संगीत में गहरी रुचि दिखाई और 3 साल की उम्र में ही पियानो सीखना शुरू किया। उन्होंने बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम की श्रेणी में अपना तीसरा खिताब है जो कि जीता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वन अमेजिंग थिंग किसका उपन्यास है? तो वन अमेजिंग थिंग जो पुस्तक है चित्रा बनर्जी दिव्या करोनी के द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो प्रकाशित हुआ था आपका 2009 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोएस्ट पॉवर्टी स्टेट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 जो है आपका अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 द स्टेट विद द लोएस्ट पॉवर्टी रेट वाज गोवा। तो इट्स राइट आंसर इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है कटहल। तो कटहल बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल है और भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों में इससे राज्य फल का जो है दर्जा दिया गया है। नेपाल का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो नारंगी है और मालदीव का राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो नोनी है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय फल की बात करते हैं तो आम है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्य साहित्य को जानने के स्रोत कौन से है? तो इसका राइट आंसर दीपवंश और महावंश होगा। दीपवंश श्रीलंका का ऐतिहासिक अभिलेख है। महावंश के साथ ही श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास का स्रोत है। इसके अलावा दीपवंश सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक की पुत्री का विवरण देता है। दीपवंश महावंश की स्रोत सामग्री है। दोनों ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है। तो राइट आंसर पाली होगा। अगला है 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म जो है डैश राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका केरल होगा। हालांकि आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो अलग भाषा का पूछा गया था, फिर भी उसका राइट आंसर आपका केरल ही था। जो प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया था SNDP आंदोलन से संबंधित पूछा गया था कि SNDP योगम की स्थापना जो है कहाँ पर हुआ था? तो इसका भी राइट आंसर केरल ही था। इसका स्थापना श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है मलयालम, तमिल, संस्कृत के एक महान विद्वान श्री नारायण गुरु ने 1902 में श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP योगम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट बेस्ड आया था संगीत नाटक एकेडमी से रिलेटेड। इसका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आया था और रोल से रिलेटेड आया था। तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो द संगीत नाटक एकेडमी इंडियाज़ नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा एम्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव है। रोल की बात करते हैं तो इट फंक्शन एज द एपेक्स बॉडी फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन टू आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल एंड कंडक्टिंग रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया सम मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से आया था। तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ठीक है, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। ठीक है, 1905 में इसका उद्देश्य तो यही था, कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करना, प्रशिक्षित करना। यह उस देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जिसने खुद को वंचित, ग्रामीण और आदिवासी लोगों और अन्य सामाजिक कारणों के लिए समर्पित किया। गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और 1905 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन में, उसके अध्यक्ष भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि नॉट ए फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली का या संसदीय सिस्टम का आपका इनमें से कौन सा फ्यूचर नहीं है, विशेषता नहीं है? ऑप्शन में एक दिया गया था नन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। दिस इज़ नॉट अ फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर आर
टाइपिकली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार जो है महिलाओं के खाते में कितना रुपए जो कि है डालता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2000 रुपये होगा। ठीक है, 2000 रुपये जो है आपका गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार के द्वारा महिलाओं के खाते में डाला जाता है प्रत्येक माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नृत्य रूप मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति कहाँ हुआ था। हालांकि आपसे जो प्रश्न बना कि मोहिनीअट्टम का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो मोहिनीअट्टम नृत्य रूप की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर तो केरल होगा। मोहिनीअट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है, केरल में उत्पन्न हुआ। दूसरा आपका कथकली है। मोहिनीअट्टम का जो नाम है भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से हुआ है और इस शब्द का अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑप्शन क्या दिया गया था। डॉक्टर सुनंदा नायर जो है मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। उसने अपना PhD जो है मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में थीसिस से किया। मोहिनीअट्टम नाट्यशास्त्र की लास शैली पर आधारित है। इसमें नाजुक हरकतें, चेहरे के अधिक श्रवण भाव है। इसके अलावा गतिविधि कोमल और सरकना की तरह है। उसके पास लयबद्ध कदम नहीं है। चेहरों के भाव, हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है इस नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सोलिनिटी ऑफ हाइपर सलाइन लेगून का आपसे सोलिनिटी पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से राइट आंसर आपका मोर देन 100 था। द सोलिनिटी ऑफ हाइपर सलाइन लेगून इज टाइपिकली मोर देन 100 पार्ट्स पर 1000 यानी कि PPT। ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो अभी तक इतने क्वेश्चन मिले हैं। लगभग हमने आपके साथ 20 से 21 क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी 2, 3, 4 क्वेश्चन छूट गए। उसको जो भी लोग एग्जाम देकर आए हैं PDF में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको PDF में डाल देंगे। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेक्स्ट बुक ईयरली पासपोर्ट से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो किया गया है उससे आप लोग जुड़ सकते हैं मात्र 439 रुपये में। 1 साल के लिए जितने भी एग्जाम होंगे उन एग्जामों का आप मॉक टेस्ट और PYQ एक्सेस कर पाते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।